सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे संधि प्रकरण। इस संधि उपविषय का आज हम अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा में संधि का अति विशिष्ट स्थान है। शब्दों एवं वाक्यों के निर्माण में संधि एक महत्वपूर्ण तत्व है। संस्कृत भाषा के शब्दों या फिर कहें पदों में संधि के कारण ही चमत्कार उत्पन्न होता है। चमत्कार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है। संधि शब्दों की, संधि शब्द का अर्थ है मेल अथवा जोड़। अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल अथवा जोड़ से उनमें अर्थात वर्णों में, क्योंकि संधि हमेशा वर्णों में होती है। अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल अथवा जोड़ से उनमें अर्थात वर्णों में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हमारे समक्ष है सूर्य जमा अस्तः। अब सूर्य पद है और अस्तः भी एक पद है। सूर्य पद का अंतिम वर्ण है अ। यदि हम ध्यान दें, सूर्य पद का अंतिम वर्ण है अ और अस्तः पद का प्रथम वर्ण है अ। तो सूर्य पद का अंतिम वर्ण अ और अस्तः पद का प्रथम वर्ण अ, दोनों अ के स्थान पर एक आ होने से, दोनों के योग से, सूर्य का अ और अस्तः का अ दोनों के योग से आ की प्राप्ति हुई। तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन हुआ आ के रूप में, वो संधि कहलाया। सूर्य जमा अस्तः सूर्यास्तः। आइए विस्तार देखते हैं। यहाँ पर सूर्य के य में जो अ मिला हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तथा अस्तः का अ। सूर्य पूर्व पद है। पूर्व पद अर्थात पहला वाला पद। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण, जैसे हमने यहाँ पर देखा, सूर्य का अंतिम वर्ण है अ और उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण, जब ये दोनों आपस में मिल गए, ध्यान दीजिएगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण है अ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण है अ, दोनों के मेल से हमें प्राप्त हुआ आ। तो दोनों वर्णों को मिलाकर आ हो गया। इस प्रकार से सूर्य जमा अस्तः सूर्यास्तः ये स्थिति स्पष्ट हुई। आइए एक और स्थिति देख लेते हैं। इसी प्रकार नर जमा इंद्रः। नर का अंतिम वर्ण है अ। नर पूर्व पद है। नर के र में अ मिला हुआ है। नर का अंतिम वर्ण अ और उत्तर पद इंद्रः का ह्रस्व ई, ये दोनों मिल गए तो अ जमा ई ए की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से सिद्ध हुआ नरेंद्रः। जब भी हम संधि की बात करते हैं तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण की बात करेंगे। उन दोनों के मध्य ही संधि होती है। तो जब हम ये कहते हैं कि अत्यंत समीपवर्ती कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण दोनों के मध्य में कोई और वर्ण नहीं होना चाहिए, वही स्थिति अत्यंत समीपवर्ती स्थिति होती है। आइए इसी को और विस्तार पूर्वक आगे जानते हैं। अभी हमने संधि के बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं संधि और संयोग में अंतर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम थोड़ा सा इसे जान लें तो हमें और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि संधि क्या होती है और संयोग। अधिकतर विद्यार्थी इस स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। वैसे तो संधि और संयोग इन दोनों
शब्दों का अर्थ लगभग एक ही है, परंतु संधि और संयोग शब्दों का अर्थ है मेल या जोड़। इनका अर्थ तो समान ही है। इन दोनों के अर्थों में अंतर केवल परिवर्तन का होता है। जहां पर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उन वर्णों में विकार या परिवर्तन हो जाता है उसे संधि कहते हैं, और जहां पर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उन वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता अपितु वे केवल एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो वो स्थिति संयोग कहलाती है। आइए इसे और स्पष्ट करते हैं। देखिए, परम जमा ईश्वरः, परम का अंतिम वर्ण अ, ईश्वरः का प्रथम वर्ण दीर्घ ई, अ जमा ई मिले तो हमें प्राप्त हुआ ए और रूप बन गया परमेश्वरः। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक स्थिति दिखाई जा रही है। ये स्थिति आप समझें। जैसे हमारे समक्ष है धनम आनयति, धनम का अंतिम वर्ण है म, और उत्तर पद जो आनयति है उसका प्रथम वर्ण है आ। तो जब हम इन दोनों में मेल की बात करेंगे तो म में आ केवल मिल जाएगा, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति को हम संयोग कहते हैं। जैसे आपने देखा धन मां बन गया, ये मां कैसे बना? म में आ को मिला देने पर। यहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहां केवल योग है, केवल एक जोड़ है। तो धनम जमा आनयति, धनमानयति। ऐसे ही संस्कृतम अधीते, संस्कृतम का अंतिम वर्ण है हलंत म और उसका अधीते का प्रथम वर्ण है अ। तो संस्कृतम जमा अधीते, इन दोनों को मिलाने पर संस्कृतमधीते। इस प्रकार की स्थिति, सभी जो यहाँ पर नियम हैं वो इसी और संकेत कर रहे हैं। तो हमने आपको संधि और संयोग के अंतर को बताया। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं संधि के भेदों की ओर। संस्कृत में संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। सबसे प्रथम है स्वर संधि, द्वितीय व्यंजन संधि, तृतीय विसर्ग संधि। स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है। स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है, अतः स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि कि जहां हम बात कर रहे हैं तो व्यंजनों को संस्कृत में हल कहा जाता है, तो व्यंजन संधि को हल संधि भी कह सकते हैं। विसर्ग संधि विसर्ग संधि ही कहलाती है। इस संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा आगे करते हैं। स्वर संधि की यदि हम बात करें तो स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अभी हमने इसकी चर्चा की थी। क्यों? क्योंकि स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है। स्वरों के लिए हम अच पद का भी प्रयोग करते हैं, अतः हम स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। परिभाषा: 2 अत्यंत समीपवर्ती स्वरों के मेल से उन स्वरों में जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे स्वर या अच संधि कहा जाता है। अब स्वर संधि की विशेषता है कि इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा। जब स्वरों का स्वरों से मेल हो तभी स्वर संधि होती है, ये हमें ध्यान रखना है। सूर्य जमा अस्तः, यहाँ पर सूर्य का अंतिम वर्ण है अ। सूर्य पद का पूर्व पद सूर्य है और उसका अंतिम वर्ण है अ, और उत्तर पद अस्तः, इसका प्रथम वर्ण भी है अ, और दोनों ही स्वर हैं। तो स्वरों का स्वरों से मेल होता है तो हमें जो परिवर्तन रूप में स्वर प्राप्त होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद: स्वर संधि के मुख्य रूप से 8 भेदाः, 8 भेद हैं, परंतु यदि हम सामान्य रूप से बात करें तो हमें मुख्य रूप से 5 भेदों की जानकारी होनी ही चाहिए। सर्वप्रथम दीर्घ संधि प्रथम भेद, द्वितीय भेद गुण संधि,
तृतीय भेद वृद्धि संधि, तृतीय भेद यण संधि, क्षमा चाहूँगा, तृतीय भेद वृद्धि संधि, चतुर्थ भेद यण संधि, पंचम भेद अयादि संधि। यदि आगे की बात करें तो षष्ठः भेदः भवति प्रकृति भाव संधि, सप्तमः भेदः पूर्वरूप संधि, अष्टमः भेदः पररूप संधि। तो आइए विस्तार पूर्वक जानेंगे अब हम अग्रिम वीडियो में दीर्घ संधि को। सर्वेभ्यो नमो नमः।